हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस नॉवल के बारे में। हम बात करेंगे और उसको नॉवल का नाम है इफुरू या एफुरू। इस नॉवल की समरी, इसके पब्लिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके राइटर के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस नॉवल की समरी जो टाइप है वो आज हम करेंगे। ये नॉवल है इफुरू और इसको राइट किया है फ्लोरा नवापा। फ्लोरा नवापा इसकी राइटर हैं, इसकी नॉवलिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी राइटर नॉवलिस्ट की, फ्लोरा नवापा। फ्लोरा नवापा है कौन? फ्लोरा नवापा बोर्न हुई थी 13 जनवरी 1931 और इनकी डेथ हुई थी 16 अक्टूबर 1993। इनका पूरा नाम है फ्लोरेंस नवांजुरुहु निक्विरू नवापा। ये इनका पूरा नाम है फ्लोरा नवापा का। वाज अ नाइजीरियन ऑथर, ये बेसिकली एक नाइजीरियन ऑथर थी। हु हैज बीन कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। आप अब तक आपने फादर्स के बारे में सुना है लिटरेचर में। सबसे पहले अब ये जो है फ्लोरा नवापा को मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर की मदर कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट राइटर है ये। और यूजीसी नेट के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक नाइजीरियन राइटर है और उनको मदर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है। उनका ये नॉवल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। She was the first African women novelist to be published in the English language in Britain। और वो सबसे पहली अफ्रीकन वीमन नॉवलिस्ट है जिन्होंने की ब्रिटेन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कराया है अपना नॉवल। हर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इफुरू जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में, इदू 1970 में पब्लिश हुआ था, दिस इज लागोस एंड अदर स्टोरी, ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था 1971 में। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। अब सबसे पहले नॉवल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, इसके पब्लिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। Ifaru is a novel by Flora Nwapa which was published in 1966 as number 26 in Heyman's African Writer Series। और Heyman's African Writer Series के अंदर ये 1996 के अंदर पब्लिश हुआ था। नंबर 26 पे ये नॉवल पब्लिश हुआ था। द नॉवल्स फेमिनिस्ट थीम, इसकी जो थीम है वो फेमिनिस्ट है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल करेक्टर, और मेन जो करेक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड पोर्ट्रेयल ऑफ द इग्यूबू लाइफ हैव मेड इट अ क्लासिक ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। और इसके अंदर जो इग्यूबू लाइफ जो दिखाई गई है, नाइजीरियन की इग्यूबू लाइफ जो दिखाई गई है, उससे ये जो है अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर एक क्लासिक माना जाता है ये नॉवल। The novel is set in a small town in Igboland, Nigeria in or around 1966। और जो नॉवल की सेटिंग है वो इग्बोलैंड नाइजीरिया की है, एक स्मॉल टाउन की। और ये जो सेटिंग है ये 1996 और उसके आसपास के टाइम की है। It is written in the third person omniscient past tense, और थर्ड पर्सन omniscient past tense में इसको लिखा गया है। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, और कैरेक्टर्स को अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो काफी हद तक स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट फॉर्म में कैरेक्टर्स को लिया है ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम काफी ज्यादा एक जैसे से लगते हैं, तो इसीलिए इस नॉवल को समझने में आपको काफी इजी रहेगा। सबसे पहले इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो है नवासाइक ओगिनी। नवासाइक ओगिनी जो है वो इफुरू के फादर है। और इफुरू जो है, इफुरू या एफुरू जो है द प्रोटैगनिस्ट, जो मेन नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है वो है इफुरू, फीमेल कैरेक्टर है। उसके बाद है ओगिनिम। ओगिनिम जो है इफुरू की डॉटर है। तो आई होप ये तीन कैरेक्टर आपको समझ में आ गए। फादर, और जो मेन हीरोइन है प्रोटैगनिस्ट जो है वो इफुरू है, जो कि नॉवल का नाम भी है, और ये इसकी डॉटर थी ओगेनिम। उसके बाद
नेक्स्ट है अदीजुआ। अदीजुआ जो है इफरू फर्स्ट हस्बैंड, अदीजुआ इफरू का फर्स्ट हस्बैंड है। ओसाई, ओसाई इसके हस्बैंड की मदर है, यानी इसकी मदर इन लॉ है, इसकी सास है इफरू की। नवोसु, नवोसु जो है ओसाई का कजन है, यानी इसकी सास का कजन है। उसके बाद अजानापू, अजानापू जो है वो इसकी सास की सिस्टर है, यानी उफरू की जो है आंट है। उसके बाद नवाबाटा, नवाबाटा जो है ओगिया मदर है। ओगिया, ओगिया कौन है? इफरूज मेड, इफरू की जो मेड है वो ओगिया है और नवाबाटा ओगिया की मदर है। उसके बाद है गिलबर्ट, गिलबर्ट इज इफरूज चाइल्डहुड फ्रेंड, इफरू का चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेटर ऑन हर सेकंड हस्बैंड, और बाद में इसकी दोबारा शादी होती है तो गिलबर्ट से होती है। एमिदी, एमिदी जो है वो गिलबर्ट की मदर है, यानी इसकी दूसरी सास है, पहली सास ओसाई थी, सेकंड सास है इसकी अमीदी। और उसके बाद है नकोयेनी, नकोयेनी जो है वो गिलबर्ट की, इसके सेकंड हस्बैंड की फ्रेंड की सिस्टर है, और बाद में गिलबर्ट इससे दूसरी शादी करता है। गिलबर्ट की पहली शादी होती है इफरू से, लेकिन इफरू के सेकंड हस्बैंड है गिलबर्ट, और गिलबर्ट दूसरी शादी कर देते हैं नकोयेनी से। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरे नॉवल के अंदर। अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। Ifru follows the protagonist, Ifru Ogini, through her adult life as she navigates marriage, motherhood and independence. ये पूरी इफरू जो नॉवल है वो फॉलो करती है प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरोइन है इसकी, इफरू ओगिनी, इफरू ओगिनी है। और इसकी क्या दिखाई गई है, इसकी एडल्ट लाइफ दिखाई गई है, और उसके बाद उसकी शादी, उसकी मदरहुड के बारे में और उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में ये पूरी स्टोरी है, पूरा नॉवल है। इफरू स्टोरी स्टार्ट होती है इफरू से। इफरू कम्स फ्रॉम ए वेल रेस्पेक्टेड फैमिली एंड इज ब्यूटीफुल, काइंड एंड स्ट्रॉन्ग। इफरू जो है वो एक वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ही सुंदर है, काइंड है, स्ट्रॉन्ग है, एजुकेटेड है। शी हैज अ क्लोज रिलेशनशिप विद हर फादर नवासाइक ओगिनी, अ हीरो एंड लीडर ऑफ हिज ट्राइब। और उसका फादर जो है वो एक हीरो भी है और अपनी ट्राइब का लीडर भी है, तो ऑब्वियसली एक वेल रेस्पेक्टेड फैमिली है ओगिनी की। और उसका अपने फादर के साथ काफी क्लोज रिलेशन है इफरू का। हर मदर डाइड 5 years बिफोर द नॉवल बिगिंस। और जब नॉवल स्टार्ट होता है, जब स्टार्टिंग होती है नॉवल्स की, उसके 5 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है इफरू की। एवरीवन इन इफरूज टाउन लाइक्स हर, सारे के सारे टाउन के अंदर इफरू को पसंद करते हैं। एंड दे आर सरप्राइज व्हेन शी मैरिज अ पुअर अननोन फार्मर नेम अदीजुआ विदाउट हर फादर्स कंसेंट। लेकिन सारे के सारे गांव वाले बहुत हैरान होते हैं जब वो एक गरीब से किसान अदीजुआ से शादी कर लेती है इफरू, और उसके फादर की मर्जी के खिलाफ, यानी उसके फादर उसको पसंद भी नहीं करता था, उसके बाद भी ये उससे शादी कर लेती है, यानी फाइनली इफरू की शादी हो जाती है अदीजुआ से। At first, Ifru and Adizua are very much in love. He cannot pay the dowry, but Ifru tells him not to worry. She is skilled businesswoman and support them by selling various goods at the local market while he works on the farm. स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने पिछला नॉवल भी बनाया था, वो भी नाइजीरियन नॉवल था, उसमें भी बताया था आपको कि एक ब्राइड प्राइज होता है नाइजीरिया के अंदर जो कि देना पड़ता है लड़के वालों को, लड़की की फैमिली को एज ए ब्राइड प्राइस। तो सेम जो है अदीजुआ जो है वो ब्राइड प्राइस इफरू का उसके फादर को नहीं देता है, तो जो डवरी उसको देनी होती है। लेकिन इफरू उसको कहती है कि उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेस वूमन है, और फाइनली जो है वो अपना कोई भी सामान बेच के, कुछ भी बेच के वो लोकल मार्केट में बेच देगी और काम हमारा चल जाएगा। उसने कहा कि आप फार्म के अंदर, खेत के अंदर काम करना, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था अदीजुआ वो एक फार्मर था। उसने कहा कि आप फार्म में काम करना, और जबकि मैं दूसरे काम करूंगी, और उससे घर जो है बहुत अच्छे से चल जाएगा। दो इफरू इज इंडिपेंडेंट माइंडेड, इफरू जो थी वो इंडिपेंडेंट माइंडेड थी। शी रिस्पेक्ट्स हर पीपल्स ट्रेडिशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आसपास के लोग जो थे, उसके जो आसपास के सिटीजन्स थे, वो उनकी जो भी ट्रेडिशंस थे उनका मजाक उड़ाती थी। वो रिस्पेक्ट करती थी जो गांव के ट्रेडिशंस थे, जो एरिया के ट्रेडिशन थे उनका।
Igbo women are respected to be industrious and successful workers, obedient wives and truthful mothers. और ये माना जाता है जो इगुबो women है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वर्कर्स होती हैं और ओबीडियंट वाइफ्स होती है, पत्नियां होती हैं जो अपने पति का कहना मानती हैं, और फ्रूटफुल मदर्स होती हैं यानी उनके काफी सारे बच्चे होते हैं। इफ्रू इज ईगर टू फुलफिल ऑल हर ड्यूटीज, और इगरू बहुत ही ज्यादा ईगर रहती है कि वो अपनी जितनी भी सारी ड्यूटीज है वो उनको पूरा करे बहुत अच्छे से। इफ्रू इज वेरी क्लोज विद अदीजुआ's मदर ओसाई एंड ओदाई's सिस्टर एंड एजनापू। जो इफ्रू थी उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, ब्यूटीफुल थी, काइंड थी, स्वीट थी और ओबीडियंट वाइफ थी, कि सब उसकी जो सास है ओसाई यानी अदीजुआ की माँ, और उसकी जो सास की जो सिस्टर थी अजनापू, वो सारे के सारे इफ्रू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसकी हर चीज में हेल्प करते हैं। इफ्रू डज नॉट कंसीव ड्यूरिंग हर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, वरिंग हर एंड हर फैमिली। और इफ्रू की जो शादी के 1 साल के बाद भी जब वो मदर नहीं बनती तो उसकी फैमिली के इफ्रू और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा उदास होते हैं। They visit a Dibia, a traditional priest, as he reassures them nearly 2 years into marriage, Ifru has a daughter whom she named Ogani. और उसके बाद वो विजिट करते हैं एक वहां का ट्रेडिशनल प्रीस्ट होता है, जो उनका लोकल प्रीस्ट जो होता है दीबिया, वहां पे वो जाते हैं और वो उनको ये कहता है कि हाँ, अश्योर करता है कि हाँ हो जाएगा आपको बेबी। और 2 साल की मैरिज के बाद इफ्रू को एक डॉटर होती है जिसका नाम वो रखते हैं ओगोनिम। ओगोनिम अब इफ्रू की डॉटर है। इफ्रू और अदीजुआ की डॉटर हुई, ओगोनिम उसका नाम रखा। Nevertheless, Oginim is healthy and Ifru hires a maid to help care for her. अब ओगिनिम जो है वो हेल्दी थी, उनकी बेटी जो थी वो हेल्दी थी, और इफ्रू उसकी देखभाल के लिए एक मेड रख लेती है, और मेड का नाम था ओगिया। द 10 years old daughter at नवाबाता एंड नवोसू, पुअर फार्मर हु आर इफ्रूज फ्रेंड। और ये उनकी बेटी थी, इफ्रू के फ्रेंड्स थे 2, ये हस्बैंड वाइफ थे नवाबाता एंड नवासू, और इनकी डॉटर थी ये 10 years की। इसको ये एज ए मेड हायर कर लेती है। द गर्ल इज डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट सून बिकेम कैपेबल एंड एंजॉयज लिविंग विद इफ्रू। हालांकि वो 10 years गर्ल्स शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आती है इफ्रू को उसके साथ रहने में, लेकिन बाद में वो इफ्रू के साथ बहुत अच्छे से रहती है और एंजॉय करती है इफ्रू के साथ रहना। मीनवाइल अदीजुआ हैज बिकेम डिस्टेंस, और अभी इसी बीच में जब इसकी डॉटर होती है ओगिनिम, उसके बाद इसका हस्बैंड अदीजुआ जो है वो थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लेता है और दूर दूर रहने लगता है। ही स्टेज आउट लेट, वह काम से लेट आता है, एंड डज नॉट ईट द डिनर दैट इफ्रू प्रिपेयर्स फॉर हिम, और जो डिनर इफ्रू के लिए बनाती है वो उसको नहीं खाता, खाने से मना कर देता है, यानी घर से दूर हो जाता है धीरे धीरे करते हुए। One day he goes to town of अदोनी but does not return, और ये नदोनी लिखा हुआ है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अदोनी है। एक दिन वो टाउन जाता है, अदोनी टाउन, बट वो वापस नहीं आता उसका हस्बैंड। इफ्रू बिलीव्स दैट ही इज सीइंग अनदर वीमन, और इफ्रू को विश्वास हो जाता है कि वो किसी दूसरी औरत की तलाश में है। शी रीजंस दैट इफ ही वांट टू मैरी ए सेकंड वाइफ ही शुड डू सो, और उसके बाद वो कहती है कि अगर वो किसी सेकंड वाइफ के लिए ढूंढ रहा है और दोबारा शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट शी वांट्स टू मेंटेन हर रिस्पेक्टेड पोजीशन एट फर्स्ट वाइफ एंड हैव अनदर चाइल्ड। लेकिन वो चाहती है कि उसकी पोजीशन जो है वो हमेशा फर्स्ट वाइफ की रहे, और उसकी पोजीशन जो है वो रिस्पेक्टेड पोजीशन रहे, और वो चाहती है कि उसका एक बच्चा और हो। In the market, she overhears that a woman run away to Adoni, leaving her husband and child behind, and realizes that this is the woman Adijua is seeing. और उसके बाद जब वो मार्केट जाती है इफ्रू, तो मार्केट में उसको पता चला है कि कोई औरत जो है वो भी नदोनी गई है और वहां वो अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़ के चली गई है। तो अभी यहाँ पे इफ्रू को पता चल जाता है कि ये वही औरत है जो कि अदीजुआ जिसको ढूंढ रहा था, यानी अदीजुआ और ये औरत जो है वो चले गई हैं। इफ्रू फील्स पावरलेस टू स्टॉप हिम, और इफ्रू अपने आप को बेहद ही पावरलेस समझती है और उसको रोकने में
नाकामयाब हो जाती है। Ifru learns from Osai that Adijua's father abandoned her too. और उसके बाद अदिजुआ इफरू की सास जो थी ओसाई वो बताती है इफरू को कि अदिजुआ का जो फादर था वो भी उसको छोड़ के चला गया था एंड दैट शी नेवर रीमैरिड और उसके बाद उसने कभी शादी नहीं की। ओसाई टेल्स इफरू टू बी पेशेंट और उसकी सास इफरू की सास उसको कहती है कि तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। बट इफरू डिसाइड्स दैट शी विल लीव अदिजुआ व्हेन ही रिटर्न्स। लेकिन इफरू ये कहती है वो डिसाइड कर लेती है कि जैसे ही इसका हस्बैंड वापस आएगा अदिजुआ तो वो यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद ओगेनियम बिकेम इल। उसकी बेटी ओगेनियम जो थी वो बीमार हो जाती है एंड द वीमेन कैन नॉट क्योर और जो आसपास की औरतें हैं वो उसको ठीक नहीं कर पाती। आफ्टर सेवरल डेज कुछ दिनों के बाद द 2 years old डाइज। जो उसकी 2 साल की बेटी थी इफरू की वो मर जाती है, उसको उसकी डेथ हो जाती है। इफ्रू इज डिवास्टेटेड और इफ्रू जो है बिल्कुल टूट जाती है। पीपल सेंड वर्ड्स टू अदीजुआ इन अदोनी बट ही डज नॉट रिटर्न फॉर द चाइल्ड्स फनरल। लोग जो है वो अदीजुआ को बुलावा भेजते हैं नदोनी में कि वो अपनी बेटी का जो लास्ट फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसके लिए वापस आ जाए। इफ्रू इज वरिड बिकॉज नाउ शी हैड नो हस्बैंड एंड नो चाइल्ड। लेकिन वो वापस नहीं आता। उसके बाद इफरू जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके पास 2 ही सोर्स थे यहाँ पे रुकने के, एक उसका हस्बैंड और एक उसका चाइल्ड, और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया है और उसकी जो चाइल्ड थी, उसकी जो बच्ची थी ओगिनिम, वो भी एक्सपायर हो चुकी है। शी फील्स लाइक लेस ऑफ ए वीमन। और एक वीमन की जो 2 चीजें होती है जो उसको कंप्लीट करती है, जो माना जाता है कि उसका हस्बैंड और उसका बच्चा ये एक औरत को कंप्लीट करते हैं, तो वो ही दोनों ही चीजें उसके पास नहीं थी, तो वो अपने आप को अब एक औरत से कम समझने लगी थी। शी वॉज हर मदर्स ओनली चाइल्ड। वो अपने माँ की इकलौती बच्ची थी एंड फियर्स दैट शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव अगेन। और ये सोचती थी कि वो भी दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। 6 months आफ्टर ऑर्गेनिम्स डेथ। 6 महीने हो गए थे उसकी बेटी को एक्सपायर हुए। आ चाइल्डहुड फ्रेंड गिलबर्ट विजिट्स इफरू। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था गिलबर्ट, वो इफरू के पास आता है। इफरू सेट्स आउट टू फाइंड अदीजुआ। अब इफरू जो है वो दोबारा ढूंढने निकलती है अपने पहले हस्बैंड को, अदीजुआ को, हु स्टिल हैज नॉट रिटर्न, जो अभी तक वापस नहीं आया। यानी उसकी डॉटर को एक्सपायर हुए भी 6 महीने हो चुके थे, उसके बाद भी उसका हस्बैंड वापस नहीं आया, तो वो उसको ढूंढने निकलती है। शी कम्स होम अ मंथ लेटर। वो 1 महीने बाद वापस आती है अनसक्सेसफुल एंड मूव्स आउट टू ऑफ हिज हाउस एंड बैक इन विद हर फादर। और उसके बाद वो निराश लौटती है। 1 महीने बाद उसको अपना हस्बैंड नहीं मिलता, ना वो उसके साथ वापस आता। और उसके बाद फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के घर वापस आ जाएगी। Her father welcomes her and no one, not even her mother-in-law and aunt, fault her for leaving. और उसके बाद उसका फादर वेलकम करता है अपनी बेटी का, और कोई भी, यहाँ तक कि उसकी सास और उसकी जो सास की सिस्टर थी यानी उसकी जो आंट थी, कोई भी इस बात में कोई उसकी कमी नहीं निकालते कि वो क्यों छोड़ के जा रही है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता यहाँ से छोड़ के जाने का। Everyone is sure that she will remarry, which is what Ifru wants. और प्रत्येक ये चाहता है कि वो दोबारा शादी कर ले, और जो कि इफ्रू भी चाहती थी। After a brief courtship, एनीबेरी जो है वो नाम है गिलबर्ट का, proposes to इफ्रू। जो एनीबेरी है वो प्रपोज करता है इफ्रू को। Everyone including इफ्रूज फादर approves of the marriage। और उसका फादर सारे के सारे उसको अप्रूव कर देते हैं इसकी रीमैरिज को, दोबारा शादी करने को। यहाँ तक उसका फादर भी जो है एग्री कर देता है इस शादी के लिए। 4 years into the marriage, Ifru is still not pregnant and she proposes that marry a second wife. और अब उसके बाद दोबारा शादी हो जाती है इफरू की, और उसके बाद शादी को 4 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी इफरू प्रेग्नेंट नहीं होती। तो अब यहाँ पे इफरू अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो किसी दूसरे से शादी कर ले। In the meantime, Ifru has been having strange dreams about the goddess of the lake, Oamiri. Oamiri
और इसी टाइम पीरियड के बीच में इफ्रू को कुछ अजीब अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं, और सपने आते हैं वहां की लेक, एक झील थी, झील की जो देवी थी वो आमिरी, झील की देवी का नाम है ओहामिरी, उसके सपने इसको आने शुरू हो जाते हैं। ओहामिरी रिप्रेजेंट्स वेल्थ, ब्यूटी एंड वीमेनहुड, और ओहामिरी जो है वो सिंबल थी वेल्थ का, ब्यूटी का और वीमेनहुड का। इफ्रू डज नोट्स दैट ओहामिरी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, even though childbearing is considered an essential quality of womanhood, इफ्रू नोट्स करती है कि उमारी उमेरी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, कि जो सी लेक गोडस है उसके अपने खुद के कोई चिल्ड्रन नहीं है, उसके बाद भी उसको वीमेनहुड की क्वालिटीज सारी उसके अंदर मानी जाती है और चाइल्ड बेयरिंग के लिए उससे आशीर्वाद लिया जाता है। एनीबेरी मैरिज नक्योनी द यंगर सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड संडे, और उसके बाद जो इफुरू का सेकंड हस्बैंड था एनीबेरी, वो शादी कर लेता है नकोइनी, जो उसके फ्रेंड्स एनीबेरी की जो फ्रेंड था उसकी यंगर सिस्टर थी, उससे शादी कर लेता है नकोइनी से। It becomes known that Annie had a son with an unknown woman in Nadoni, और यहाँ पे ये पता चलता है कि एनी बेरी का कोई एक लड़का भी है किसी अननोन वीमन से नदोनी में, नदोनी जो शहर का नाम है। नकोनी बिकेम्स अपसेट व्हेन ही लर्न्स दिस, हालांकि जो इफ्रू के सेकंड हस्बैंड की वाइफ थी नकोनी, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है जब उसको ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड का कोई और बेटा भी है। बट इफ्रू इज हैप्पी टू सी द बॉय, लेकिन इफ्रू जो है बहुत ज्यादा खुश होती है उस लड़के को देखने के लिए, who resembles her husband, जो उसके हस्बैंड की तरह दिखाई देता है, and welcomes him in the family, और उसका फैमिली में स्वागत करती है। इफ्रू फादर पासिस अवे, और जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, हीरोइन है, इफ्रू के फादर की डेथ हो जाती है, एंड द टाउन मोन्स हिज डेथ, और सारा का सारा जो शहर होता है, क्योंकि वो ट्राइब का बहुत ही बड़ा लीडर होता है, तो सारा का सारा शहर उनकी डेथ पर शोक प्रकट करता है। एनीबेरी डज नॉट अटेंड द फ्यूनरल, और यहाँ पे जो इफ्रू का हस्बैंड होता है वो उसके फादर की जो डेथ होते हैं उसके ऊपर फुनरल्स के ऊपर नहीं आता है, उसको अटेंड नहीं करता है। एंड दिस इंसेंसेस इफ्रू, और इससे इफ्रू बहुत ज्यादा नाराज होती है। रूमर्स हैज इट दैट ही वेंट टू नदोनी, और ये रूमर्स फैलता है, ये अफवाह फैलती है कि जो उसका हस्बैंड है वो नदोनी गया हुआ है, बट नो बडी नोज हिज वेयर अबाउट, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो किस लिए गया हुआ है। वाइल ही इज अवे, जब वो दूर था, नकोयेनी गिव्स बर्थ टू अ सन, तो नकोयेनी जो इफ्रू के हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी उसको एक बेटा होता है। ही रिटर्न्स 2 months लेटर, और इसका हस्बैंड सेकंड हस्बैंड वापस आता है 2 महीने बाद, सेइंग दैट ही वाज इन जेल एंड कुड नॉट रिटर्न, उसने कहा कि वो जेल में था और वापस नहीं आ सकता था। He claims that he was not arrested for stealing, और उसने ये भी बताया कि वो चोरी करने के इल्जाम में जेल में नहीं गया था, but does not explain why he went to jail, परंतु उसने ये नहीं बताया कि वो जेल क्यों नहीं गया, नोवेल के अंदर ये नहीं बताया गया कि वो जेल क्यों गया। इफ्रू becomes ill, इफ्रू बीमार हो जाती है, which the town gossip ओमिरीमा, ओमिरीमा जो है वो मेन गोसिप है पूरे टाउन के अंदर, गोसिप करने में, चुगली करने में, जो पूरे नॉवल के अंदर जो चुगलियां करती है, जो गोसिप फैलाती रहती है, वो काम वो मेन कैरेक्टर है ओमिरीमा। ओमिरीमा मेन कैरेक्टर जो टाउन के अंदर गोसिप्स करती है, और वो टाउन के अंदर ये अफवाह फैला देती है, एट्रीब्यूट्स टू इफ्रू बीइंग गिल्टी ऑफ एडल्ट्री। इफ्रू बीमार होती है तो जैसे कि वहां पे जो एक ओमीरा है, वो ओमेरीमा है, वो कह देती है कि इफ्रू का अफेयर है किसी और के साथ, और उसको गिल्टी मानती है एडल्ट्री के लिए। इफ्रू फाइंड्स दिस absurd, इफ्रू को ये बहुत ही बकवास चीज लगती है, एंड प्रूव्स दैट शी इज इनोसेंट, और वो प्रूव कर देती है कि वो इनोसेंट है। एनी बेरी प्रेसेस इफ्रू टू कन्फेस टू द एडल्ट्री, अब इसका हस्बैंड जो सेकंड हस्बैंड है एनी बेरी, वो इस पे जोर डालता है इफ्रू पे ये कन्फेस करने के लिए, हाँ कि उसने उसका किसी और के साथ अफेयर है। विच वॉज मेरली ए ग्राउंडलेस र्यूमर, लेकिन इसमें र्यूमर के अलावा कुछ नहीं था, इफ्रू का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। इफ्रू इज सो अपसेट दैट ही डज नॉट बिलीव हर दैट शी लिव्स हिम,
और इफ्रू इस चीज से इतना परेशान होती है कि उसका सेकंड हस्बैंड, हालांकि वो अपनी वाइफ को छोड़ के गया हुआ है, कहीं और गया हुआ है, लेकिन वो उस पे खुद उसके ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है, इफ्रू के ऊपर, कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। तो वो इस चीज से इतना ज्यादा परेशान होती है कि वो उसको छोड़ के चली जाती है। हर फ्रेंड अ डॉक्टर टेल्स हर टू गो बैक टू हर हस्बैंड। उसका एक फ्रेंड था डॉक्टर इफ्रू का, वो उसको कहता है कि तुम अपने हस्बैंड के पास वापस चले जाओ, बट इफ्रू रिफ्यूजेस, लेकिन इफ्रू मना कर देती है। शी मूव्स इनटू हर फादर्स हाउस बैक वेयर शी बिगिंस, और वो अपने फादर के घर वापस आ जाती है। वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, जहां वहीं पे आ जाती है वापस जहां से शुरुआत हुई थी। द नोवेल एंड्स विद हर क्वेश्चनिंग, और नोवेल का एंड होता है ये क्वेश्चन करते हुए, वाई वीमेन वर्शिप उमा उमा उआ मेरी इफ शी डज नॉट बियर चिल्ड्रन। नोवेल का एंड इस बात पे होता है कि औरतें उआ मेरी की पूजा क्यों करते हैं, जो लेक गोडस है उसकी पूजा क्यों करते हैं जब उनके खुद के चिल्ड्रन ही नहीं है। तो ये नोवेल की एंडिंग होती है यहाँ पे। ये पूरी स्टोरी थी इफ्रू की, कि इफ्रू जो है कैसे वो फर्स्ट उसकी मैरिज होती है, फिर सेकंड मैरिज होती है, लेकिन एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसके अंदर दिखाया गया है कि वो इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, और वो इस सारी चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा वो चीजों को सेटल डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोनों ही हस्बैंड उसको छोड़ के चले जाते हैं, और इवन सेकंड हस्बैंड उसी पे एडल्टरी का इल्जाम लगाता है। तो ये सोच के फाइनली वो इंडिपेंडेंट होते हुए अपने सेकंड हस्बैंड को छोड़ देती है, और नॉवल की स्टार्टिंग जहां से हुई थी एंडिंग भी वही हो जाती है। तो ये पूरी इस नॉवल की समरी थी, कि आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप करेक्टर्स देख लीजिए, आपको स्टोरी लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, इस राइटर को समझने में भी और ये नॉवल को भी समझने में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।